तो अभी हम लोग मार्च महीने की पीआईबी कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली न्यूज़ आती है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NUCFCDC। सो NUCFDC क्या है? ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए? UCBs के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है वो है NUCFDC, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये जो देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसको किसने लॉन्च किया गया? इट इज़ लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है। अच्छा, जब भी हम ये सोचते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में कुछ रिलेटेड है तो हम या तो हमारे दिमाग में आ सकता है कि हाँ यार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो सकता है, या कुछ अगर सेकंड थॉट लेना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कर सकते हैं, पर नहीं, दिस इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इज हेडेड बाय श्री अमित शाह जी, and under his aegis only the national urban cooperative finance and development corporation has been launched. ठीक है। तो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। कैपिटल बेसिस 300 करोड़, ऑपरेटेड एज NBFC एंड SRO is self regulatory organization. So this is the umbrella organization for UCBs. Okay, so which committee recommended umbrella body for UCBs? It is विश्वनाथन कमेटी। नाउ हम थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि जो आपका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है 13 नंबर का, वो हुआ था अबू धाबी में। ठीक है जी। तो WTO कब एस्टैब्लिश हुआ था? WTO एस्टैब्लिश इन 1995। तो इसने किसको सुपरसीड किया था? इसने सुपरसीड किया था GATT, जो कि एस्टैब्लिश हुआ 1947, जिस जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। उसके बाद हम बात करते हैं दिस इज क्रिएटेड बाय विच राउंड? दिस इज क्रिएटेड बाय उरुग्वे round negotiations 1986 to 1986 to 1994 Uruguay round. The headquarter is Geneva. Members are 166. Director General की बात करूँ, this is Ngozi Okonjo-Iweala. Ministerial conference क्या है? Ministerial conference is the top most decision making body and it meets every 2 year, यानी biennial है। biennial means 2 साल में एक बार। इसके न्यू मेंबर्स कौन कौन से हैं? न्यू मेंबर्स है कोमोरोस एंड तिमोर लेस्ते, ये हमें याद रखना चाहिए। तो इसमें एक्सटेंशन ऑफ मोरेटोरियम एंड कस्टम्स ड्यूटीज़ फॉर ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन फॉर एडिशनल 2 years। तो जो कस्टम ड्यूटीज़ पर जो मोरेटोरियम है उसका एक्सटेंशन होकर 2 साल इसकी बात की गई है। और इंडियाज़ प्रपोजल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू एक्सटेंड सब्सिडीज अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। तो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स के लिए जो इंडिया का प्रपोजल है वो था। उसके बाद हम बात करते हैं रिवॉल्विंग फंड। रिवॉल्विंग फंड क्या है? रिवॉल्विंग फंड इज गिवन टू SHGs। तो SHGs को दिया जाता है टू प्रमोट लैंडिंग ऑफ मनी विद इन SHGs ऑन रोटेशनल बेसिस। तो उसको रोटेशनल बेसिस पर ये जो फंड है वो यूज़ किया जाए, इसी को रिवॉल्विंग फंड का कहते हैं। ठीक है, बस हमें इतना पता होना चाहिए था। अब मोदी आवास घरकुल योजना, मोदी आवास घरकुल योजना ये महाराष्ट्र की स्कीम है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं कौन सी स्टेट ने ये योजना लॉन्च करी है? जैसे मोदी आवास घरकुल योजना लॉन्च बाय स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दिस इज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 10 लाख हाउसेज फ्रॉम फिजिकल ईयर 24 to 26। ठीक है, तो फिजिकल ईयर 24 से 26 यानी कि टेन्योर कितने साल का है? टेन्योर 3 साल का है। लॉन्च बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। देन टेक्सटाइल्स कमिटी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, इन्होंने मिलकर एक ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर प्रमोशन ऑफ अपसाइकल प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम टेक्सटाइल्स एंड टेक्सटाइल वेस्ट एंड स्क्रैप। तो जो टेक्सटाइल का जो वेस्ट है उसको भी हमें अपसाइकल करके रीयूज करना है। तो ये किन किन बीच का ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है? दिस इज टेक्सटाइल्स कमेटी आ गया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आ गया, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज आ गया। क्या क्या? टेक्सटाइल कमेटी आ गया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आ गया और स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। तो पहली हाइड्रोजन इंडिजिनियसली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल फेरी है, वो किसने लॉन्च करी है? वो लॉन्च करी कोचिन शिपयार्ड ने। और किसके अंडर हरित नौका इनिशिएटिव के अंडर। अब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इज इंप्लीमेंटिंग ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो क्या इंप्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज? दे आर इंप्लीमेंटिंग ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम विद द गोल ऑफ कन्वर्टिंग एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल टक्स इनटू ग्रीन टक्स। तो सारे टक्स को ग्रीन टक्स में कवर करना है बाय 2030। ठीक है जी। तो क्या पहले मिनिस्ट्री को समझना है कि मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है। तो ये क्या इंप्लीमेंट करिए? ये इंप्लीमेंट करिए ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है कि जो आपके जो 50% ऑफ टक्स हैं, 50% ऑफ टक्स को हमें ग्रीन टक्स में बनाना है बाय 2030। तो कब तक बनाना है? 2030 तक बनाना है। कितने को बनाना है? 50% को बनाना है। ठीक है जी। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आपका एक कैंपेन लॉन्च किया था, मेरा पहला वोट देश के लिए। तो आपसे ऐसा करके पूछ सकते हैं मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च मेरा पहला वोट देश के लिए।
Then PM inaugurated 3 space infrastructure projects in Vikram Sarabhai Space Center at Thiruvananthapuram, Kerala. तो तिरुवनंतपुरम में मोदी जी ने 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है इन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट लमसम 1800 करोड़ रुपए है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आ जाता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा ये सर्वे कब किया गया था, अगस्त 2022 से जुलाई 2023। अगस्त 2022 से जुलाई 2023। MPCE क्या है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। दिस इज कंडक्टेड एवरी, हर 5 साल में एक बार किया जाता है। रूरल MPCE की बात करूँ तो रूरल MPCE में हमारे पास कितना है, रूरल MPCE 3773 रुपये यानी 3773, और ये बढ़ के कितने से बढ़ा है, 164% से बढ़ा है। ठीक है जी, तो रूरल MPCE हमें याद रखना है 3773, 164% से बढ़ा है। अर्बन MPCE की बात करूँ तो अर्बन MPCE 6459, 6459, और ये कितने परसेंट से बढ़ा है, 146% से बढ़ा है। तो ये जो दो आपके पास डाटा है रूरल और अर्बन के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूरल MPCE आपको क्या याद करना है, 3773, 3773, 164% से राइज। अर्बन MPCE की बात करूँ दिस इज 6459 और 146% से राइज। ठीक है, अगर आपके पास ये हुआ फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। रिडक्शन इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गैप इन एवरेज MPCE बिटवीन रूरल एंड अर्बन। तो रूरल और अर्बन में क्या कितना गैप है, कितना रिडक्शन हुआ है गैप में, उनका रिडक्शन हुआ है 71.2%। ओके जी, तो कितना गैप हुआ है, 71.2% का गैप में रिडक्शन हुआ है बिटवीन रूरल एंड अर्बन। ठीक है जी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में रूरल और अर्बन में कितना रिडक्शन हुआ है, 71.2% हुआ है। क्या क्या मैंने आपको याद करने के लिए, पहले तो एक हमें याद करना है कि सर्वे कब से कब तक हुआ है। देखिए सर्वे हुआ है इसका अगस्त 2022 से जुलाई 2023। ठीक है, और ये जो सर्वे हर 5 साल में एक बार किया जाता है। वो अलग बात है कि जो पिछला सर्वे था वो खारिज कर दिया गया था ड्यू टू सम क्वालिटी इशूज़। उसके बाद हम बात करते हैं कि रूरल MPCE कितना है, 3773 रुपये है, और ये कितने से बढ़ा है, 164% से बढ़ा है। अर्बन MPCE की बात करूँ तो 6459 है, ये 146% से बढ़ा है। तो रिडक्शन इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गैप, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो गैप है उसमें रिडक्शन हुआ है। ठीक है, एंड सो रिडक्शन कितना हुआ है, 71.2% हुआ है। अब मैं अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की बात करता हूँ। दिस अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी इट इज़ लॉन्च बाय इंडिया एट 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये इंडिया ने कब लॉन्च किया था, इंडिया ने लॉन्च किया था एट 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, और ये जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, डेवोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। ओके जी, तो ये आपको याद रखेंगे, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी इज लॉन्च बाय इंडिया एट 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इन डेवोस स्विट्जरलैंड। तो ये जो 4 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सपोर्टेड बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स, हाउस एंड एंकर बाय CIE सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप, नेटवर्क पार्टनर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर आई से आई याद रखना, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर इज इन्वेस्ट इंडिया, और मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं नेपफिट की। तो नेपफिट कब सेटअप हुआ था, नेपफिट वाज सेटअप 2021 अंडर नेपफिट एक्ट 2021। उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल है 1 लाख करोड़, और उसका टारगेट कितना है, टारगेट है 3 लाख करोड़ का बाय मार्च 2026। ठीक है जी, क्या नेपफिट कब सेटअप हुआ था, 2021 में। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 1 लाख, टारगेट कितना है 3 लाख करोड़। और ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल द कंपनी इज लीगली परमिटेड टू इश्यू टू इट्स शेयर होल्डर्स। जो कंपनी मैक्सिमम अपने शेयर होल्डर्स को इशू कर सकती है, दिस इज द ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब हम बात करते हैं फोर्डर एंड फीड डेवलपमेंट। दिस इज अ सबमिशन। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये किसका सबमिशन, दिस इज सबमिशन अंडर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो ये किसका सबमिशन है, दिस इज अ सबमिशन अंडर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, और जो किसके अंडर आता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ओके, अब NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस स्टेट के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। तो डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है। क्या क्या मैं आपको क्या बता रहा हूँ, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स। तो रिन्यूएबल और डेवलपमेंट एनर्जी पार्क्स किसके बीच का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, फॉर NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और महाराष्ट्र गवर्नमेंट। उसके बाद साइबर तहसील प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। साइबर तहसील प्रोजेक्ट इज लॉन्च बाय विच स्टेट, साइबर तहसील प्रोजेक्ट इज लॉन्च बाय मध्य प्रदेश। साइबर तहसील प्रोजेक्ट इज लॉन्च बाय मध्य प्रदेश। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने रिसेंटली प्रपोज किया न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर खारिफ सीजन 2024। तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर खारिफ सीजन के लिए उन्होंने प्रपोज किया है फॉर कौन कौन से फर्टिलाइजर के लिए, फोस्फाटिक एंड पोटासिक।
ईट राइट सर्टिफिकेशन ये कहाँ से मिलता है? FSSAI देता है ईट राइट सर्टिफिकेशन। नशा मुक्त भारत अभियान NMBA नशा मुक्त भारत अभियान वॉज लॉन्च इन 2020। तो नशा मुक्त भारत अभियान कौन से साल में लॉन्च हुआ था? नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च हुआ था आपका 2020 में। दिस बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में? 270 डिस्ट्रिक्ट्स में, विच हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। बाद में उसको सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंड कर दिया गया। तो हमें क्या समझना, नशा मुक्त भारत अभियान ये कौन से साल में लॉन्च हुआ था? ये साल लॉन्च हुआ था 2020 में। और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में? 272 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुआ था। क्या क्या बात कह रहा हूँ? नशा मुक्त भारत अभियान वाज लॉन्च इन 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? 272 डिस्ट्रिक्ट्स में। अब सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स है मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स का। तो आपको पता होना चाहिए खारिफ फूड ग्रेन्स का कितना है टोटल? दिस इज 1541 1541 लाख मेट्रिक टन और राबी में 1551 लाख मेट्रिक टन। क्या क्या याद रखना है कि सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स में खारिफ का कितना है एस्टिमेट? खारिफ का एस्टिमेट है 1541 लाख मेट्रिक टन और राबी का है 1551 लाख मेट्रिक टन। यानी कि हमें इसमें क्या बात पता चल रही है कि राबी का जो है दिस इज राबी का इज ग्रेटर देन खारिफ। ओके, तो हमें ये बात हमें पता करनी है कि राबी का 1551 है और खारिफ का 1541 है। अब स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो दिस इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ये कौन सा एडिशन है? ये 5th एडिशन है। लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2018 से इसको इंडेक्स को लाया जा रहा है हमारे सामने। ये कितने इंडिकेटर्स हैं? कितने इंडिकेटर्स पर जज करता है? ये 65 इंडिकेटर 65 इंडिकेटर्स पर जज करता है। इसमें 7 सेक्टर्स हैं। कौन कौन 7 सेक्टर है? बिल्डिंग है, आपका इंडस्ट्री है, म्यूनिसिपल सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट है, एग्रीकल्चर है, डिस्कॉम्स है, क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव्स हैं। कैटेगराइजेशन की मैं बात करूं तो इसमें 4 तरीके का कैटेगराइजेशन है। पहले आता है एस्पिरेंट, जिनका स्कोर 30 से कम है उनको एस्पिरेंट बोलेंगे। जिनका स्कोर 30 से लेकर 50 तक है उनको कंटेंडर बोलेंगे। जिनका स्कोर 50 से लेकर 60 तक है उनको अचीवर बोल देंगे। और फ्रंट रनर वो जिनका स्कोर 60 से ज़्यादा है। क्या क्या कैटेगरी है? 4 कैटेगरी हैं, एस्पिरेंट, कंटेंडर, अचीवर, फ्रंट रनर। ओके जी, एस्पिरेंट, कंटेंडर, अचीवर, फ्रंट रनर। एस्पिरेंट का क्या स्कोर है? एस्पिरेंट का लेस देन 30 आ जाता है। कंटेंडर का 30 से 50 का आ जाता है। अचीवर का 50 से 60 आ जाता है और फ्रंट रनर का ग्रेटर देन 60 आ जाता है। फ्रंट रनर में कौन कौन सी स्टेट्स हैं आपकी? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना। अब देखिए, अब इसमें क्या है, देखिए अब ये आपको स्टेट तो याद करनी ही करनी है, ठीक है, पर इसको आसानी से आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, आहा काका मुंह पे तेल। देखिए, जब आप अपने घर पर गए तो आपने देखा कि जो काका हैं आपके, जो यानी कि आपके दादाजी हैं, वो मुंह पर तेल लगा रहे हैं, तो आप एकदम से शॉक हो गए। आपने बोला आहा काका मुंह पर तेल, ठीक है। तो आहा काका मुंह पर तेल। तो आहा से मैं क्या कह रहा हूं? आ से आ गया आंध्र प्रदेश, एच से आपका हरियाणा, का से कर्नाटका, फिर का से केरला, एम से मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र, पे से मैं कह रहा हूं पंजाब और तेल से तेलंगाना। आहा काका मुंह पे तेल। तो फ्रंट रनर में आपको कंप्लीट हो गया। ओके, तो फ्रंट रनर में आपको कंप्लीट हो गया। अब अचीवर की बात करता हूँ। अचीवर में आपका असम और उत्तर प्रदेश है, इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंडर की बात करूँ तो गोवा, झारखंड और तमिलनाडु है। कंटेंडर में कौन कौन है? गोवा, झारखंड, तमिलनाडु। अचीवर में आसाम, यूपी और कंटेंडर में गोवा, झारखंड, तमिलनाडु। ठीक है जी, याद रहेगा। और ठीक है, एस्पिरेंट की याद करने की जरूरत नहीं है। मेन 3 कैटेगरीज हैं, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर। इनकी बाकी जितनी भी वो सब एस्पिरेंट में आ जाती हैं। ठीक है जी। तो फ्रंट रनर में आपको मैंने क्या बताई? आहा काका मुंह पर तेल, यानी कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना। अचीवर में असम और उत्तर प्रदेश। कंटेंडर में कौन कौन सी? गोवा, झारखंड, तमिलनाडु। गोवा, झारखंड, तमिलनाडु। ओके, अब देखिए, पीयर टू पीयर कंपैरिजन के लिए इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो ग्रुप 4 में सबसे पहले बात करता हूँ कि जिनका जो कंजम्पशन है वो लेस देन 1 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट है वो। फिर ग्रुप 3 में 1 से लेकर 5 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट, फिर 5 से 15 और फिर ग्रेटर देन 15। तो ग्रुप 4 में लेस देन 1, फिर उसके बाद 1 से 5, फिर आता है 5 से 15 और फिर ग्रेटर देन 15। 1 से लेस देन 1, फिर उसके बाद 1 से 5, फिर 5 से 15 और ग्रेटर देन 15। ऐसे करके आपके 4 ग्रुप्स हैं। अब देखो, ग्रुप 1 में
आपका किसने, देखो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4, अब इसको याद करने का क्या तरीका, ये भी आपको याद करना है। तो ग्रुप्स के हिसाब से आपको कैसे याद करना है, कांच, कांच से आपको याद करना है इसको। कांच से मैं क्या बोलता हूँ, के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश, ए से असम और चार से चंडीगढ़। ठीक है जी, ये आपका ये भी क्लियर हो गया। अब टॉप परफॉर्मिंग स्टेट की मैं बात करूँ तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है आपकी कर्नाटका, दूसरे नंबर पर आती है आपकी आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटका का स्कोर आपको याद रखना है विच इज़ 86.5, और आंध्र प्रदेश का आपको स्कोर याद रखना है वो है 83.25। ठीक है जी, तो सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है, कर्नाटका। सेकंड में टॉप नंबर पे आती है आंध्र प्रदेश, 86.5 है कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश का 83.25 है। गोवा, यूपी और हरियाणा हैव डेमोन्स्ट्रेट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेसिव। तो जिनका जो स्कोर है वो जो 10% से ज़्यादा बढ़ा है वो कौन कौन सी स्टेट हैं, वो स्टेट हैं गुम, वो है यानी कि गोवा, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र। ठीक है जी, तो उनका ये वो स्टेट है जिनका जो स्कोर है वो 10 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा है। इस बार इसको फिर से रिवाइज करके आपको बताता हूँ। देखो, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिलीज कौन सी मिनिस्ट्री करते हैं, रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इनका कौन सा एडिशन है, 5th एडिशन है। लॉन्च कब हुआ था ये इंडेक्स, ये लॉन्च हुआ था 2018 में। इसमें कितने इंडिकेटर्स आते हैं, 65 इंडिकेटर्स 7 सेक्टर्स में है, तो आपको याद रखना है 65 इंडिकेटर्स इन 7 सेक्टर्स। कैटेगराइजेशन की बात करूँ तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, एस्पिरेंट, कंटेंडर, अचीवर, फ्रंट रनर। एस्पिरेंट वो जिनका स्कोर लेस देन 30 है, फिर कंटेंडर वो जिनका 30 से 50 है, फिर अचीवर वो जिनका 50 से 60 है, और फ्रंट रनर वो जिनका ग्रेटर देन 60 है। अब फ्रंट रनर में आपको कैसे मैंने बताया, आहा काका मुंह पे तेल, यानी कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना। अचीवर में आपका आसाम और उत्तर प्रदेश याद रखना है। कंटेंडर में आपका गोवा, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा, झारखंड, तमिलनाडु याद रखना है। उसके बाद पीयर टू पीयर क्लासिफिकेशन के लिए इसमें इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। ग्रुप 4 में लेस देन 1 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट, ग्रुप 3 में आपको 1 से 5, ग्रुप 2 में यानी 5 से 15, और ग्रुप 1 में ग्रेटर देन 15। अब देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4 की रैंकिंग आपको कैसे याद रखनी है, कहाँ से याद करनी है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में कौन सी स्टेट है, कर्नाटका 86.5, और सेकंड पे आंध्र प्रदेश 83.25। तो जो 4 स्टेट्स हैं जिन्होंने 10 पॉइंट से ज़्यादा अपना इंप्रूव किया है वो कौन सी स्टेट है, वो गुम स्टेट है, गुम। दिस इज गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट ओडी सर्व। तो प्रोजेक्ट ओडी सर्व ये किसके इसके बीच के है, दिस इज बाय एनएसडीसी एंड बजाज फिनसर्व। ठीक है जी, तो ये कहाँ लॉन्च हुआ है, दिस वाज लॉन्च इन संबलपुर, उड़ीसा। ओके जी, तो ओडी सर्व ये किसके बीच का प्रोजेक्ट है, एनएसडीसी और बजाज फिनसर्व, एनएसडीसी और बजाज फिनसर्व। CPBFI इज सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। इसमें 100 घंटे की आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा। इट प्रिपेयर्स यूथ फ्रॉम टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। ठीक है जी, तो 100 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और टायर 2 और टायर 3 के जो सिटीज़ हैं उनको उनकी यूथ को प्रिपेयर करता है। CPBFI इज सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। प्रोजेक्ट ओडी सर्व आपको याद रखना है कि किस किस के बीच का, एनएसडीसी और बजाज फिनसर्व। ठीक है जी, और ये कहाँ लॉन्च हुआ था, इट वॉज लॉन्च इन संबलपुर, उड़ीसा। उसके बाद हम बात करते हैं बाइसन रिसोर्ट्स। बाइसन रिसोर्ट्स कहाँ पर है, बाइसन रिसोर्ट्स है मध्य प्रदेश में। ये पहला 5 स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सर्टिफिकेट है। तो पहला 5 स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सर्टिफिकेट इसको मिला है बाइसन रिसोर्ट्स को, जो कि मध्य प्रदेश में है। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सर्टिफिकेशन ये कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज करती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है जी, तो पहला ये 5 स्वच्छता ग्रीन लीफ किसको मिली है, बाइसन रिसोर्ट जो कि मध्य प्रदेश में है। अब तो जाना पड़ेगा अगर इतनी तारीफ हो रही है तो। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सर्टिफिकेशन कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अब SNT प्रिज्म प्रोग्राम की बात करते हैं, तो SNT क्या है, दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिज्म प्रोग्राम। तो SNT प्रिज्म प्रोग्राम इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने किया, ये बात हमें याद रखनी है। ये लॉन्च कब होता है, ये लॉन्च हुआ 2023 में। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इसकी, जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, जो कि कहाँ है, नागपुर में। ठीक है जी, तो SNT प्रिज्म प्रोग्राम क्या है, दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिज्म प्रोग्राम अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इट वाज लॉन्च्ड इन 2023। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, जो कि नागपुर में है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत पशुधन की। भारत पशुधन क्या है, दिस इज अंडर नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन। तो भारत पशुधन किस में आता है, दिस इज अंडर नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन विच इज अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग।
तो इट यूटिलाइजेज अ 12 डिजिट टैग आईडी टू ईच लाइव स्टॉक एनिमल। तो क्या करता है, हर एक लाइव स्टॉक एनिमल में कितने डिजिट का एक टैग आईडी लगा देता है, 12 डिजिट का टैग आईडी लगा देता है भारत पशुधन। तो भारत पशुधन आपको याद रखना है कि किस स्कीम का पार्ट है, जिसे पार्ट ऑफ नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन, और वो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और कितने डिजिट का टैग आईडी यूज करता है, 12 डिजिट का टैग आईडी यूज करता है। डिजिटल डाटाबेस फॉर लाइव स्टॉक एनिमल्स, ठीक है जी। अब कौन सा ऐप है जिससे आप इसको एक्सेस करते हैं, 1962 फार्मर्स ऐप हैज बीन लॉन्च अंडर इट टू रिकॉर्ड ऑल डाटा इन्फॉर्मेशन। तो कौन सा ऐप आपको इसमें दिखेगा, 1962 फार्मर्स ऐप, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद भारत टैक्स 2024 की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इंडिया टैक्स क्या है, इंडिया टैक्स इज ट्रांजिशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स सेक्टर टुवर्ड्स सर्कुलरिटी। मतलब सर्कुलरिटी में जो भी वेस्ट आ रहा है उसको भी यूज कर रहे हैं। तो ट्रांजिशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर टुवर्ड्स सर्कुलरिटी, दिस इज इंडिया टैक्स। तो ड्यूरेशन इसका कितना है, ड्यूरेशन 4 साल का है, प्रोजेक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ओके जी। इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ड्यूरेशन इज 4 years, इंडिया टैक्स। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को एज अ मोड ऑफ पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज उसको कंपलसरी कर दिया है फॉर इम्पोर्टेड थ्रू द इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल्स फ्रॉम 1 मार्च 2024, ठीक है जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को बोल दिया एज अ मोड ऑफ पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़। तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के लिए किस चीज़ का है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को किया गया है। किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया है। कब से, फ्रॉम 1 मार्च 2024। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हमें याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमें याद रखना है। फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया ASTDS टग डेवलप बाय कोचिन शिपयार्ड। तो ASTDS टग का क्या नाम है जो कि कोचिन शिपयार्ड ने लॉन्च किया है, विच इज़ ओशन ग्रेस। तो फर्स्ट ASTDS टग कौन सा है जो कोचिन शिपयार्ड ने दिया हुआ है, विच इज़ ओशन ग्रेस। मिनिस्ट्री ऑफ कोल अप्रूव्ड कोल लॉजिस्टिक प्लान। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अप्रूव किया है कोल लॉजिस्टिक प्लान, विच इज़ एमिंग फॉर 14% रिडक्शन इन रेल लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड एनुअल सेविंग ऑफ 21,000 करोड़। तो उन्होंने रेल लॉजिस्टिक कॉस्ट में कितना रिडक्शन किया है, 14% रिडक्शन कर दिया है, और जिसकी वजह से उनकी एनुअल सेविंग कितनी हो जाएगी, 21,000 करोड़ हो जाएगी, ठीक है जी। तो हमें याद रखना है कि 14% रिडक्शन पे 21,000 करोड़ की सेविंग कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। आदित्य स्कीम की बात करता हूँ, दिस इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दिस इज एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आइडेक्स। द ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप अबाउट 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज। इसका जो टेन्योर है वो 3 साल का है, मीन्स फिजिकल ईयर 2024 से फिजिकल ईयर 2026 तक। आउटले की बात करूँ तो आउटले 750 करोड़, ग्रांट अप टू 50% विद कैप ऑफ 25 करोड़, ठीक है जी। क्या है मतलब, ग्रांट अप टू 50% विद कैप ऑफ 25 करोड़, ओके जी। तो 50% का ग्रांट मिलेगा अप टू 25 करोड़, ठीक है जी। हमें तो कितने डीप टेक क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी 30, टेन्योर 3 साल 24 से 26, आउटले 750 करोड़, 50% का ग्रांट अप टू 25 करोड़। ई किसान उपज निधि की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, तो कृषि मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। WDRA की बात करूं विच इज वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर पोस्ट हार्वेस्ट लोन अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीव्ड, ठीक है जी। तो ENWR के अगेंस्ट में जो लोन मिलता है, तो ये कब लॉन्च हुआ था, दिस इज लॉन्च बाय WDRA विच इज़ वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। कब, 2017 में, ठीक है जी। कब हुआ था लॉन्च, 2017 में लॉन्च हुआ था, और किसके द्वारा, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है जी। तो ई किसान उपज निधि हमें पता होना चाहिए, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो लोन NWR के अगेंस्ट में कब से मिलते हैं, लॉन्च बाय WDRA इन 2017। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील इज इनॉग्रेटेड कहाँ पर। तो इंडिया का जो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है स्टेनलेस स्टील में, ये कब कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, दिस वाज इनॉग्रेटेड एट हिसार हरियाणा बाय जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील कहाँ पर है, हिसार हरियाणा में, जो कि लॉन्च किया है, जो इनॉग्रेट किया है जिंदल स्टील ने। चक्षु की बात करते हैं, चक्षु इज लॉन्च्ड ऑन संचार सारथी पोर्टल। तो चक्षु कौन से पोर्टल पर है, संचार सारथी पोर्टल पर है। टू रिपोर्ट फ्रॉड कम्युनिकेशन, तो जो भी फ्रॉड कम्युनिकेशन है उसके बारे में, और दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो चक्षु हमें याद रखना है कि कौन से पोर्टल पर है, दिस इज लॉन्च ऑन संचार सारथी पोर्टल,
टू रिपोर्ट फ्रॉड कम्युनिकेशन अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। इंडिया की बात करूँ, इंडिया हैज़ द 5th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल। ठीक है जी, तो इंडिया का रिजर्व कितने नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है इंडिया का रिजर्व। और इंडिया जबकि कंज्यूमर जो है वो 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है कोल का। ओके, अब हम बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नोन एज सोशल डिफेंस फेलोशिप। तो सोशल डिफेंस फेलोशिप जो है, जो सोशल डिफेंस फेलोशिप है आपकी, वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? दिस इज बीन लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नोन एज सोशल डिफेंस फेलोशिप इन कोलैबोरेशन विद नज इंस्टीट्यूट। तो किसके साथ मिलकर? नज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, which is aimed at empowering marginalized community। तो which was aimed at empowering marginalized community। ठीक है जी, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने नज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सोशल डिफेंस फेलोशिप तैयार करी है। ठीक है जी, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने किसके साथ? नज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर लॉन्च किया है पब्लिक पार्टनरशिप विच इज सोशल डिफेंस फेलोशिप। ओके जी, विच इज एम्ड एट एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, नज इंस्टीट्यूट और सोशल डिफेंस फेलोशिप याद रखना है। अब CSIR और एलिम्को, विच इज एलिम्को इज आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर, CSIR और एलिम्को ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार किया फॉर द डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। फॉर डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग रिहेबिलिटेशन एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, ये किसके बीच का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? दिस इज CSIR और एलिम्को, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब मॉरिशियस क्या है? मॉरिशियस इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडिया जन औषधि स्कीम। तो कौन सी कंट्री है जो जिसने सबसे पहले इंडिया की जन औषधि स्कीम को अडॉप्ट किया है? विच इज मॉरिशियस। तो मॉरिशियस इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडिया जन औषधि स्कीम। Ola Electric Technology Private Limited is the first awarded with PLI Automotive Certificate under PLI scheme for automobile and auto components। तो PLI scheme for automobile and auto components में फर्स्ट अवार्ड किसको मिला गया है? फर्स्ट PLI ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट मिला है ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज को। अब देखो, BEML और भेल और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ट्राइपार्टाइट MOU साइन किया है। BEML, भेल और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ट्राइपार्टाइट MOU है फॉर द इंजीनियर्स डेवलपमेंट ऑफ एडवांस फ्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर इंजन्स फॉर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन। तो किस किस बीच का ये ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है? BEML, ठीक है जी, भेल और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देन वी आर कमिंग फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और IISc बेंगलोर के बीच में। ठीक है, किस चीज़ के बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और IISc बेंगलोर। दिस इज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स अंडर ड्रिप। तो डैम्स अंडर ड्रिप phase 2 एंड phase 3। ड्रिप इज व्हाट? डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किसके साथ मिलकर किया है? IISc बेंगलोर के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट तैयार किया है। दिस इज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो उन्हें एक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है फॉर डैम्स अंडर ड्रिप phase 2 एंड phase 3 डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ओके जी, तो क्या याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और IISc बेंगलोर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करूँ तो सब्सिडी इसमें दी जा रही है 300 रुपये पर 14.2 kg सिलेंडर के लिए अप टू 12 रिफिल्स पर ईयर। तो सब्सिडी कितनी मिल रही है? 300 रुपये की मिल रही है। ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2016 में। दिस इज फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 1600 रुपये पर LPG कनेक्शन। तो कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है LPG कनेक्शन में? 1600 रुपये का पर LPG कनेक्शन। टारगेट क्या है? टारगेट इज 10.35 करोड़ LPG कनेक्शंस, 10.35 करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर जो है सब्सिडी में वो कितना है? 12,000 करोड़ फॉर फिजिकल ईयर 2025। तो फिजिकल ईयर 2025 में टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर है सब्सिडी में वो कितना बजट है उसका बजट है 12,000 करोड़। ठीक है, टारगेट है 10.35 करोड़। ओके जी, तो फाइनेंशियल सपोर्ट कितना मिलता है? 1600 रुपये। और सब्सिडी कितने रुपए की मिलती है? 300 रुपये की मिलती है। लॉन्च हुआ था 2016 में। फाइनेंशियल सपोर्ट 1600 रुपये। टारगेट जो है वो 10.35 करोड़ है। और टोटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी कितना है? 12,000 करोड़ फॉर फिजिकल ईयर 2025। इंडिया AI मिशन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया AI मिशन इज अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंडिया एआई मिशन इज अंडर द एजिस ऑफ माइटी। आउटले कितना है इंडिया एआई मिशन का? आउटले 10,372 करोड़, ठीक है जी। तो 10,372 करोड़ है इंडिया एआई मिशन का आउटले। इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिया एआई, तो किसने इम्प्लीमेंट किया है? दिस इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिया एआई। इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। So India AI compute capacity component will develop AI compute infrastructure of 10,000 or more graphic processing unit built through public private partnership। ठीक है, तो इसमें आपको इंडिया एआई मिशन में मिनिस्ट्री याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आउटले 10,372 करोड़ है, इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिया एआई, हमें याद रखना है, ठीक है जी। उन्नति की बात करूँ तो उन्नति इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सो जो की लॉन्च हुए 2024 में। उन्नति की हमें फॉर्म बताना चाहिए, दिस इज उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। उत्तर मीन्स नॉर्थ और पूर्व मीन्स ईस्ट, तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। उन्नति इज व्हाट? उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। दिस इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट और जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट उसके लिए है। तो ड्यूरेशन इसका कब कितना है? 10 साल के लिए इसका ड्यूरेशन है। उन्नति का ड्यूरेशन 10 साल है। मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंडर है? देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, ये हमें याद रखना है। जनरली जब भी कोई नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करता है तो वो हमारा डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की मिनिस्ट्री याद आती है, पर वो ऐसा नहीं है। दिस इज अंडर द एजिज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, जिसका कि जो ड्यूरेशन है वो 10 साल का है। इट हैज़ बीन लॉन्च अंडर द एजिज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है जी। हमें ये बात ध्यान रखनी है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मैक्सिमम एलिजिबल बेनिफिट्स टू 1 यूनिट फ्रॉम ऑल कंपोनेंट, तो एलिजिबल बेनिफिट्स कितने मिलेंगे एक यूनिट को? 250 करोड़ रुपए। और आउटले कितना है? 10,037 करोड़। आउटले कितना भाई साहब? 10,037 करोड़ आउटले है। ओके, नाउ उन्नति के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया। उन्नति वाज लॉन्च इन 2024। दिस इज फॉर द उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। दिस इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ड्यूरेशन इसका 10 साल है। दिस इज अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इम्प्लीमेंटेड बाय DPIIT। मैक्सिमम एलिजिबल बेनिफिट इज फ्रॉम टू 1 यूनिट फ्रॉम ऑल कंपोनेंट्स इज 250 करोड़। आउटलेस में 10,037 करोड़। तो उसको जो है डिवाइडेड बाय इनटू 2 पार्ट्स, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो इंसेंटिव्स फॉर एलिजिबल यूनिट्स में 9737 करोड़ यूज़ किए गए। 300 करोड़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द स्कीम। ओके, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। डिस्ट्रिक्ट्स को भी 2 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जोन ए एंड जोन बी। तो जोन ए और जोन बी में इसको डिवाइड किया गया है, हमें ये बात ध्यान रखनी है। जोन ए इज इंडस्ट्रियली एडवांस डिस्ट्रिक्ट एंड जोन बी इज इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तो इंडस्ट्रियली एडवांस डिस्ट्रिक्ट जोन ए है, इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट आपके पास जोन बी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव की बात करूँ तो आपको पता करना है कि जोन ए और जोन बी में कैपिटल इंसेंटिव आपको कितना मिल रहा है, फिर इंटरेस्ट सबवेंशन कितना है, मैन्युफैक्चर सर्विसेज लिंक्ड इंसेंटिव कितना है। ओके जी, देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव की अगर मैं बात करूँ तो 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और अदर एसेट्स अप टू 5 करोड़ इफ GST एप्लीकेबल। देखो भैया 30% इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी होगा, अप टू 5 करोड़ अगर GST एप्लीकेबल है, और अप टू 10 करोड़ अगर GST एप्लीकेबल नहीं है। तो GST कब एप्लीकेबल नहीं होगा? जब आपका की जो टर्नओवर है वो गुड्स के केस में 40 लाख से कम है, सर्विसेज के केस में अगर आपको जो टर्नओवर है 20 लाख से कम है तो आपको GST एप्लीकेबल नहीं होता। तो अब इसमें बोल रहा है कि जोन ए में जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव है कैसे आप डिसाइड करोगे, विच इज 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, और एसेट्स अप टू 5 करोड़, अप टू 5 करोड़ for where the GST is applicable, up to 10 करोड़ where GST is not applicable in zone A। जोन बी की बात करूँ तो वहाँ जोन ए में 30% था, यहाँ पर 50% है, ठीक है जी। और अगर GST एप्लीकेबल है तो 7.5 करोड़ और GST एप्लीकेबल नहीं है तो 10 करोड़। यही अगर मैं इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करूँ तो जोन ए में 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है फॉर 7 ईयर्स,
और जोन बी में 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन है फॉर 7 ईयर्स। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज लिंक्ड इंसेंटिव, तो सर्विसेज लिंक्ड इंसेंटिव में अगर बात करूँ तो नॉट एप्लीकेबल वेयर जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, तो ये आपको तब नहीं मिलेगा जहाँ पर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज लिंक्ड इंसेंटिव आपको वहाँ नहीं मिलेगा जहाँ जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। जोन ए की बात करूँ तो जोन ए में 75% ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी आपको मिल जाएगा। जोन बी में बात करूँ तो 100% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आपको मिल जाएगा। इसको दोबारा से पढ़ने की कोशिश कर दी क्योंकि थोड़ा डाटा ज़्यादा है। देखिए उन्नति की अगर मैं बात करूँ, उन्नति इज व्हाट, उन्नति इज उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। दिस इज फॉर द डेवलपमेंट इंडस्ट्री और नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ड्यूरेशन इसका कितना 10 साल है और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर आता है, इंप्लीमेंटेड बाय DPIIT। इसमें जो पर यूनिट का जो मैक्सिमम एलिजिबल बेनिफिट है वो 250 करोड़ है, टोटल आउटले 10,037 करोड़ है, ठीक है जी। और इसको बेसिकली 2 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जोन ए वेयर द विच आर द इंडस्ट्री एडवांस्ड डिस्ट्रिक्ट्स, जोन बी जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। कैपिटल इंसेंटिव की बात करूं तो जोन ए जोन बी के हिसाब से इसमें डिवीजन है, इसमें भी तो 30% दोनों केस में आपको मिल जाएगा, 30% इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल है वहां पर अप टू 5 करोड़ है, जहां जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है वहां पर 10 करोड़ है। वही सेम चीज़ अगर मैं बात करूं कि जोन बी में 50% इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है, जहां जीएसटी एप्लीकेबल है वहां 7.5 करोड़ है, और जहां जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है वहां 10 करोड़, तो 10 करोड़ दोनों में सेम है, ध्यान रखना। अब मैं इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करूँ तो 3% है, 3% फॉर 7 ईयर्स इन जोन ए, 5% फॉर 7 ईयर्स इन जोन बी। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज लिंक इंसेंटिव की बात करूँ, दिस इज नॉट एप्लीकेबल वेयर जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। जोन ए में 75% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और जोन बी में 100% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। जोन ए में 75% और जोन बी में 100% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अब द कोल गैसिफिकेशन मिशन की अगर मैं बात करूं, दिस एम्स टू गैसिफाई 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल बाय 2030। तो कोल गैसिफिकेशन मिशन एम्स टू गैसिफाई कितना मिलियन टन्स ऑफ कोल, 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल बाय 2030। तो कोल गैसिफिकेशन का मिशन हमें याद रखना है कि कितना बिलियन टन कोल की बात कर रहा है, इट एम्स टू गैसिफाई 100 मिलियन टन ऑफ कोल बाय 2030। तो कितने बिलियन टन को कोल को ये गैसिफाई कर देगा, 100 मिलियन टन को बाय 2030। नीति आयोग, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और राजस्थान, नीति आयोग, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और राजस्थान ने मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सीलरेटिंग एसडीजीज, ठीक है जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सीलरेटिंग एसडीजीज। तो नीति आयोग, यूएनडीपी और राजस्थान ने मिलकर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सीलरेटिंग एसडीजीज इनॉग्रेट करी। इंडियाज फर्स्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट विच इज नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट, जो कि 600 मेगावाट का है, इट इज़ इनॉग्रेटेड कहाँ पर, झारखंड में। तो सबसे पहला जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट 600 मेगावाट इज इनॉग्रेटेड एट झारखंड। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज 4th एडिशन ऑफ सरस मेला कहाँ पर, नोएडा में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी, देखो पहले सबसे पहले मिनिस्ट्री समझो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कौन सा एडिशन, 4th एडिशन किसका, सरस मेला का, कौन सी जगह, नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कौन सा एडिशन, 4th एडिशन किसका, सरस मेला का कौन सी जगह, नोएडा उत्तर प्रदेश में, इसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, हमें याद रखना है। तो सरस मेला इज बीइंग लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन नोएडा उत्तर प्रदेश। इंडिया हैज़ बीन बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस मीसल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड। तो मीसल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड इंडिया को मिला है बाय द मीसल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप एट अमेरिकन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन DC। तो किसको मिला है ये मीसल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड, ये मिला है इंडिया को। जल शक्ति अभियान क्या है, जल शक्ति अभियान इज कैच द रेन 2024। तो थीम क्या है, नारी शक्ति से जल शक्ति। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन 24 का जो थीम है वो क्या है, नारी शक्ति से जल शक्ति। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कब से, 9 मार्च 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक, मार्च से नवंबर 2024। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात करूँ तो बजट इंक्रीज बाय 3 टाइम्स इन लास्ट 10 ईयर्स। तो लास्ट के 10 सालों में बजट कितने से बढ़ गया है, 3 गुना बढ़ गया है। डेवलपमेंट एक्शन प्लान सो जंप ऑफ कितना, 5.5 टाइम्स। तो डेवलपमेंट एक्शन प्लान 5.5 टाइम्स से बढ़ गया है, बजट 3.3 टाइम्स से बढ़ गया है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बजट जंप ऑफ 25 टाइम्स इन 10 ईयर्स। तो जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है इनका बजट कितने से बढ़ गया, 21 टाइम से बढ़ गया है।
टोटल लैंड कवरेज अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 हैज़ तो टोटल लैंड कवरेज कितने से बढ़ गया है? 3 टाइम से बढ़ गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने क्या क्या चीज़ बोली है कि भाई एक तो तुम्हारा बजट 3 टाइम से बढ़ गया, दूसरा तुम्हारा लैंड कवरेज 3 टाइम से बढ़ गया, डेवलपमेंट एक्शन प्लान 5.5 टाइम से बढ़ा है, एकलव्य मॉडल एसेंशियल जो आपका स्कूल है उसका बजट 21 टाइम से बढ़ गया है। अब देखो डाइट की बात करूँ, डाइट क्या है? डाइट इज डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डाइट क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इनमें क्या है, इसमें 9,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर फिजिकल अपग्रेडेशन ऑफ 613 डाइट्स फॉर नेक्स्ट 5 years. Okay, up to 15 crore per diet will be provided under centrally sponsored scheme of समग्र शिक्षा। तो डाइट क्या है? दिस इज द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। 9,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर फिजिकल अपग्रेडेशन ऑफ 613 डाइट्स ओवर कितना 5 सालों में। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग 9,000 करोड़ प्रोवाइड इसमें किए जाएंगे फॉर फिजिकल अपग्रेडेशन ऑफ 613 डाइट्स। कितने डाइट्स के अपग्रेडेशन के लिए? 613 डाइट्स के अपग्रेडेशन के लिए फॉर द नेक्स्ट 5 years। अप टू 15 करोड़ पर डाइट विल बी प्रोवाइडेड अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम समग्र शिक्षा। तो कितने रुपए पर डाइट मिलेंगे अंडर समग्र शिक्षा? 15 करोड़ पर डाइट। बारन राजस्थान इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट विच इज डिसाइडेड बाय सहारिया पीवीटीजी। तो सहारिया पीवीटीजी कौन सी जगह रहते हैं? बरन राजस्थान में। पोषण पखवाड़ा 2024 की बात करूं तो पोषण पखवाड़ा 2024 का थीम क्या है? पोषण भी पढ़ाई भी, ट्राइबल ट्रेडिशनल रीजन लोकल डायरेक्टरी प्रैक्टिस फोकस ऑन सेंसिटाइजेशन अराउंड न्यूट्रिशन हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस। ओके, अब देखिए सेला टनल प्रोजेक्ट है। तो सेला टनल प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है? 825 करोड़। और कहाँ पर हो रही है? अरुणाचल प्रदेश में। सेला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी कॉस्ट कितनी है? 825 करोड़। सेला टनल प्रोजेक्ट इज 825 करोड़ और कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। PM टू लॉन्च यूनिटी मॉल कहाँ पर? नीलाकुठी विलेज, मणिपुर। तो PM यूनिटी मॉल कहाँ खोल रहे हैं? लॉन्च कहाँ कर रहे हैं? नीलाकुठी विलेज जो कि मणिपुर में है। महतारी वंदना योजना इट इज फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट इन छत्तीसगढ़। तो महतारी वंदना योजना इज द स्कीम ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें 1,000 रुपये पर महीना मिलेंगे। तो हर महिला को मिलेंगे, चाहे मैरिड हो, विडो हो, डिवोर्स हो, डिजर्टेड हो, अबव 21 ईयर्स ऑफ एज की होनी चाहिए ऑन 1 जनवरी 2024 में। तो महतारी वंदना योजना में याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का है, 1,000 रुपये पर महीना मिलेंगे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को। कोल PSU अचीव कैपेक्स टारगेट। तो 2023-24 में 100 क्या था उनका? 106.74% उन्होंने अचीव किया है। तो कितना किया है? अचीव उन्होंने किया है 106.74%। टारगेट इनका कितना था? 21,030 करोड़ और उन्होंने जबकि अचीव कितना किया? 22,448 करोड़। तो टारगेट था 21,030 करोड़ और अचीव किया है 22,448 करोड़। कैपफिम्स और एम्स ने मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड एग्रीमेंट साइन किया है टू रन कैपफिम्स एज अ कैंपस ऑफ एम्स। तो उसका बजट कितना है? 2207 करोड़ है। तो बजट कितना है उसका? 2207 करोड़। कैपफिम्स और एम्स। इंडिया और एफ्टा की बात करूँ, एफ्टा इज यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में कौन कौन सी आपकी ये हैं? स्विट्जरलैंड आ जाती है कंट्री, आइसलैंड आ जाती है, नॉर्वे और लाइechtenstein। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, लाइechtenstein। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लाइechtenstein। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, लाइechtenstein। तो ये आपकी 4 कंट्रीज हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में। तो $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। ये जो 4 कंट्रीज हैं ये करेंगी। 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स इन इंडिया इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स में आपकी 1 मिलियन जॉब्स इसमें जनरेट करेंगी। कितना इन्वेस्टमेंट करेंगी? $100 बिलियन। एफ्टा ने कितना ऑफर किया है? एफ्टा ने ऑफर किया 92.2% टैरिफ लाइन्स और इंडिया ने ऑफर किया है 82.7% टैरिफ लाइन्स। 92-82 याद रखो। तो इंडिया एफ्टा में मैं जब बात कर रहा हूँ तो हम क्या बात कर रहे हैं? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो इसमें कौन सी कंट्रीज हैं? स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, लाइechtenstein। $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। 1 मिलियन जो आपकी डायरेक्ट जॉब्स होंगी इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। एफ्टा ऑफर्ड कितना? 92% टैरिफ लाइन्स। इंडिया ऑफर्ड 82% टैरिफ लाइन्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स क्या कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स 172 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटेशन सेंटर इन नागालैंड। तो 172 करोड़ ये जो दे रहा है वो किसके लिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटेशन सेंटर के लिए, कहाँ पर, नागालैंड में। 21 करोड़ का जो दे रहा है 5G और बियॉन्ड का, वो है NIT जालंधर में। 92 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 हॉस्टल्स, तो 4 हॉस्टल और 1 ऑडिटोरियम, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन यूनिवर्सिटी। ओके जी, तो 92 करोड़ वहाँ चल रहे हैं। 127 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन 12 इंस्टीट्यूट्स इन कर्नाटका, तो कर्नाटका की एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 127 करोड़। 101 करोड़ फॉर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के लिए 101 करोड़। राजस्थान और NLC इंडिया ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। दिस इज फॉर द जॉइंट वेंचर टू सेट अप 125 मेगावाट लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट एंड 1000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। तो राजस्थान ने किसके साथ मिलकर किया है, NLC इंडिया लिमिटेड, ठीक है जी। दिस इज फॉर द जॉइंट वेंचर टू सेट अप 125 मेगावाट का लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट। तो NLC इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ किया, राजस्थान के साथ किया है, पहली बात। फिर ये 125 मेगावाट का लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट करेगा और 1000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट करेगा। तो लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट का कितना है, 125 मेगावाट, और सोलर प्लांट का कितना है, 1000 मेगावाट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट और साइन एबल कम्युनिकेशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू एनहेंस कम्युनिकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड दिव्यांगजन। तो दिव्यांगजन के लिए बात करिए तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावर आएगा, तो उनकी कम्युनिकेशन को एनहेंस करने के लिए साइन एबल कम्युनिकेशन के साथ उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। साइन एबल हमें याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने किस करके, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मेमोरेंडम साइन किया फॉर द स्किल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटीज। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने किस करके किया, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द स्किल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन, तो बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन इज अंडर PM ऊर्जा गंगा योजना। तो बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन किसके अंडर आती है, PM ऊर्जा गंगा योजना के अंडर आती है। और ये कितनी स्टेट से होकर गुजरेगी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। तो बरौनी गुवाहाटी आपको याद रखना है, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम से होकर गुजरेगी। तो इसी के साथ हमारा ये जो PIB का सेशन है वो ख़त्म हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।